मनोविज्ञान परीक्षा विशेषांक के इस दूसरे वीडियो में मैं एन के आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। बहुत आसान टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित है। आप दो तीन चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक तो इसकी जो बेसिक पृष्ठभूमि है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसने काम किया, वास्तव में क्रियात्मक अनुसंधान है क्या। इसके अलावा एंडरसन ने जो 7 सोपान बताए हैं, उन 7 सोपानों को थोड़ा सा माइंडली याद रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न जो मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, इन दोनों में अंतर क्या है, वहां से प्रश्न आता है। आइए डिस्कस करें भी वो। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में दो चीज़ तो आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। सबसे पहले कि इसका कभी भी हम सामान्यीकरण नहीं करेंगे। सामान्यीकरण क्या होता है, यानी जनरलाइजेशन, यानी हम सब पे लागू हम इसको नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप टीचर बन गए, आपके स्कूल में एक बच्चा 5-4 दिन से नहीं आ रहा। अब आप उस पर एक्शन रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार उसकी दादी खत्म हो गई इसलिए वो नहीं आ रहा। अगर इसका सामान्यीकरण किया जा सकता तो मान लीजिए पास वाला विद्यालय है, उस बच्चा नहीं आ रहा तो हम ये कह देंगे कि यार उसकी भी दादी चली गई। तो ऐसा थोड़ी होता है ना। इसलिए याद रखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का कभी भी सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। दूसरी बात विशेष तौर पे याद रखिएगा, इसमें हम कभी भी नई खोज का निर्माण नहीं करेंगे, कोई नया सिद्धांत हम नहीं बनाएंगे। जो हमारे सामने समस्या है उस समस्या का हमें समाधान निकालना है। आइए अब कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान में क्या आ रहा है, तो इस कै से 3 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम कोलियर, दूसरा नाम कुर्ट लेविन और तीसरा कैसे हो जाएगा कोरे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोरे, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को काम में लिया था 1953 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो कोरे को लेकर बनाया जाता है। फिर भी याद रखिएगा, सबसे पहले ये जो शब्द है वो किसने दिया, कोलियर ने दिया था। अच्छा, सामाजिक क्षेत्र, कुर्ट लेविन की जब भी हम बात करते हैं फील्ड थ्योरी इन्होंने दी थी, तो एक प्रकार से पर्यावरणीय घटकों के बारे में बताते हैं। तो ये तो आप नाम से लिंक कर सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में जो सुधार हेतु कार्यक्रम है वो किसने किया था, कुर्ट लेविन ने किया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ कोरे है, याद रखिएगा। अच्छा, एक पुस्तक है रिसर्च इन एजुकेशन, ये क्रियात्मक अनुसंधान पर प्रकाशित होने वाली भारत की पहली बुक है। 1962 में इसे प्रकाशित किया था। थोड़ा सा नाम आप याद रख सकते हैं, रिसर्च इन एजुकेशन। अच्छा, इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, तो विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना। और सुधार कैसा होना चाहिए, गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, इसमें हम किसी प्रकार के वैज्ञानिक का सहारा नहीं लेंगे, कोई विशेषज्ञ की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान का यहाँ जो क्राइटेरिया है वो सीमित है, विद्यालय स्तर पर हम मान सकते हैं। तो इसमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होगी, कोई नए सिद्धांत का हम निर्माण नहीं करेंगे। जो हमारी समस्या है उस समस्या का हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। नेक्स्ट है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, विशेष तौर पे इसको याद रखिएगा, कभी भी इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, मूल्य की परिभाषा है और एक है गुड की परिभाषा। थोड़ी सी याद रहे तो रख लेना, लेकिन इन दोनों में एक दो पॉइंट विशेष तौर पे दे रखे हैं। क्या कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च का क्या अभिप्राय है, तात्कालिक समस्याओं से हैं जो हमारे सामने, जैसे हम परीक्षा करवाते हैं तो तुरंत हमारे सामने समस्या आ जाती है कि यार किस तरह से सीटिंग को अरेंजमेंट करना है, किन टीचरों को कहाँ लगाना है, पेपर का क्रम कैसे वगैरह कब तक लेना है। ये सारी चीज़ें तत्कालिक जो समस्याएं होती हैं उनका हम यहाँ समाधान करेंगे। नेक्स्ट है गुड की परिभाषा, और ये लिखते हैं कि शिक्षकों, निरीक्षकों व प्रशासकों के द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों में गुणात्मक सुधार व उन्नति के लिए यह किया जाता है। तो यहाँ विशेष बात क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान को करने वाले कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, प्रशासक होते हैं। प्रशासक का मतलब जो विद्यालय स्तर पे काम करते हैं, जिनके अंडर में वो चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, मतलब कौन सी समस्या जो है इसके दायरे में आती हैं। तो सबसे पहले है बाल व्यवहार से संबंधित, यानी बच्चे से संबंधित। वो सामूहिक रूप से हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है, मतलब बच्चे से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है वो इसके दायरे में आती है। शिक्षण से संबंधित हो सकती है, पढ़ाने का तरीका, मेथड ऑफ टीचिंग, है ना, पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका शिक्षण से संबंधित। पाठ्य पुस्तक से हो सकती है। परीक्षा से संबंधित समस्या इसके दायरे में आती है। पाठ्य सामग्री होती है। विद्यालय का संगठन व प्रशासन इसके दायरे में आता है। नेक्स्ट है इसके सोपान, और एंडरसन ने इसके 7 सोपानों पर जिक्र किया है। इसमें जो विषम संख्या वाले सोपान हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सोपान क्या है, समस्या का ज्ञान या चयन, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। आप अपने खुद के ऊपर लेके देखिए, कल आप भविष्य में टीचर बन जाते हैं, स्कूल में बैठे हैं, किसी बच्चे की आपके सामने समस्या आ गई कि यार ये बच्चा कमज़ोर है। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि लंबे समय तक ये सातों के सातों सोपान आपको याद रहें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि यार इस बच्चे की कहाँ कमजोरी है, कहाँ समस्या है। फिर आप क्या करेंगे, उस समस्या पर प्रस्ताव मांगेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि हाँ यार इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेता हूँ, इसकी फैमिली से पूछता हूँ कि ये कितने घंटे पढ़ता है घर पे, कौन इसको पढ़ाता है, खेलता कितना है, टीवी कितना देखता है ना। विचार विमर्श होंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या करोगे, उपकल्पनाओं का निर्माण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार रेट में सीधा प्रश्न था कि क्रियात्मक अनुसंधान में उपकल्पनाओं का संबंध किससे होता है। तो उपकल्पनाएं जो होती हैं वो समस्या के कारणों पर निहित होती हैं, इसको याद रखिएगा। और अपनी जनरल लाइफ में भी आप देख लीजिए, कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी
काम को करने से पहले हमारे दिमाग में उपकल्पनाएं होती हैं कि यार ये काम सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इस काम से हमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं लॉस ना हो जाए। तो वहीं उस समस्या से संबंधित जो है उपकल्पनाएं होंगी और योजना का हम यहाँ चयन करेंगे कि क्या वास्तव में इस समस्या का यही समाधान है, क्या यही समस्या इस बच्चे पे लागू हो सकती है क्या, है ना। इसके बाद चौथा काम क्या करेंगे, चौथा जो सोपान है वो ये कहता है कि तथ्यों का यहाँ संग्रह होगा, शोध विधियों का यहाँ पे निर्माण होगा। जितने भी हमने तथ्य जुटाए हैं उन तथ्यों के आधार पे हम अपनी जो विधियां हैं, कार्य करने की जो विधियां हैं उनका हम निर्माण करेंगे। और पांचवा काम क्या है, अब इसे हम इस योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे और जो भी हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट को हम एक जगह एकत्रित करेंगे, उनका संकलन करके देखेंगे। छठा सोपान हमें निष्कर्ष की ओर ले जाएगा कि इसका हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। और सातवां सोपान है कि निष्कर्ष या जो रिजल्ट आए हैं इनकी जानकारी हम अन्य को देंगे। तो ये 7 सोपान हैं, एंडरसन ने ये बताए हैं। कैसे भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है मौलिक अनुसंधान व क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। मौलिक अनुसंधान, देखो मौलिक अनुसंधान क्या है, व्यापक है, विस्तृत है, ये आप किसी के लिए भी कर सकते हो, इसका आप सामान्यीकरण भी कर सकते हो। इसमें वैज्ञानिक चाहिए आपको, इसमें कोई विशेषज्ञ चाहिए आपको। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है इसका दायरा सीमित होता है, ये विद्यालय स्तर की बात करता है, ये बच्चों तक की बात करता है, स्कूल में जो समस्याएं आ रही हैं उन तक की यहाँ पे बातें होती हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि मौलिक अनुसंधान क्या होता है, आपका व्यापक होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, सीमित होता है, संकुचित होता है इसका दायरा। इसके बाद अगला है कि मौलिक अनुसंधान में नए सिद्धांतों की खोज करना है, नए सिद्धांत को बना देना, नई खोज कर देना, ये उद्देश्य मौलिक अनुसंधान का होता है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में मैंने आपको बताया था कि विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें हम सुधार करेंगे, जो हमारे सामने समस्या है उस समस्या का हम समाधान करेंगे। मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता कौन होता है, कोई विशेषज्ञ होता है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें तो जो शिक्षक है, प्रबंधक है, प्रशासक है ना, निरीक्षण करता है, वो ही अनुसंधानकर्ता होता है। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद मौलिक अनुसंधान में जो परिकल्पना होती हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं, पूर्व शोध जो हैं, निष्कर्ष जो हैं, सिद्धांत निकल के आए हैं, पुराने जो एक्सपीरियंस है उन पे ये होती हैं। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाएं समस्या के कारणों पे निहित होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ हमें पास्ट एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है कि पहले परिणाम क्या आए थे। नेक्स्ट है कि मौलिक अनुसंधान का सामान्यीकरण किया जा सकता है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान का हम सामान्यीकरण नहीं करेंगे। ऊपर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मौलिक अनुसंधान की रूपरेखा क्या होती है, जटिल होती है। जटिल इसलिए होती है यार, सब पे लागू करना होता है? बड़े बड़े अनुसंधान करने हैं, बड़ी बड़ी खोजें करनी है, कुछ नया बनाना है तो बड़े आदमियों की आवश्यकता होगी। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान की कार्य रूपरेखा तो क्या होती है, लचीली होती है, परिवर्तनशील होती है, याद रखिएगा। इसके बाद मौलिक अनुसंधान जो होता है उसमें मूल्यांकनकर्ता क्या होता है, बाह्य होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकनकर्ता कौन होता है, आंतरिक ही होता है। एक बार प्रश्न यहाँ से सीधा आया था कि क्या क्रियात्मक अनुसंधान का मूल्यांकन किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च। और इसकी पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं और सारे प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पे रीट 2012 का पेपर का जो प्रश्न है वो यहाँ पे है। इसी प्रकार से नवीनतम जो रीट परीक्षा हुई थी 2021 वाली, उसका भी यहाँ पे प्रश्न है। तो सारे प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इन प्रश्नों को नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, जैसे ये 20वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। ये तो लास्ट ईयर ही पूछा था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षा के क्षेत्र में कौन बात करता है, कोरे साहब बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मनोविज्ञान परीक्षा विशेषज्ञ के अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।